बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th केमिस्ट्री, लेक्चर नंबर 2। हम चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, इन टॉपिक के अंदर पहला जो हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो हमने पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होते हैं, रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, और साथ में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम कौन सी स्टेट होती है। क्लियर। आज हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स होती हैं और इसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है। एक को हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक को नाम देते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम? इनके दरमियान डिफ्रेंशिएट करके आपने लिखना है व्हेन द रिएक्शन कीजेज टू प्रोसीड। जब एक रिएक्शन आगे बढ़ना स्टॉप हो जाता है, उसको हम नाम देते हैं, ऐसी स्टेट को नाम देते हैं हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। व्हेन रिएक्शन कीजेज टू प्रोसीड इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। दिस हैपन्स मोस्टली इन फिजिकल फिनोमिनाज। ये मोस्टली हमारे जो इन्वायरमेंट के अंदर फिनोमिनाज होते हैं उनमें ये बेसिकली एग्जिस्ट करता है। दूसरी तरफ, व्हेन द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, यहाँ पे रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाता है, यहाँ पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। बट होता क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड सेम हो जाती है, बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। लेकिन दोनों क्या हो रहे होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर हम सिंपल यूँ कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। एग्जाम्पल्स की बात करें तो हमने स्टैटिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा, यहाँ पे फिजिकल फिनोमिनाज होते हैं, और डायनामिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम केमिकल फिनोमिनाज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल की बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। A building remains standing rather than falling down because all the forces acting on it are balanced। कहता आप एक बिल्डिंग की मिसाल ले लें जो खड़ी है, जब से बनाई गई है तब से वो खड़ी है, बजाय इसके कि वो गिर गई हो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी एक्टिव फोर्सेस कर रही हैं, एयर की फोर्सेस हैं, ग्रेविटी की फोर्सेस हैं, जितनी भी उसके ऊपर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो सारी की सारी क्या हैं, बैलेंस्ड है, जिसकी वजह से बिल्डिंग अभी तक खड़ी है। इसके अलावा अगर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके अंदर केमिकल फिनोमेना आते हैं। तो एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा से ब्रेक करता है, डिकम्पोज करता है, और फिर क्या बना देता है, रिएक्टेंट मीन्स हाइड्रोजन और आयोडीन। और ये रिएक्शन इसी तरह चलता रहता है, और एक स्टेज आती है कि जब जितने हाइड्रोजन और आयोडीन मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होते हैं, इतना ही हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक करके हाइड्रोजन और आयोडीन बनाते हैं। और इस स्टेज पे दोनों की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम कि कब क्या वाकई ही हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इक्वल होते हैं। क्या वाकई ही जितनी मिकदार में रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहे होते हैं उतने ही प्रोडक्ट मिलके रिएक्टेंट बना रहे होते हैं? क्या ये वाकई बात दुरुस्त है कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी कंसनट्रेशन सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती? तो हम इस एक्सप्लेनेशन के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। In a reversible reaction, dynamic equilibrium is established before the completion of reaction। तो इरिवर्स हमने उस दिन भी पढ़ा था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही रिएक्शन हो रहा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन। और डायनामिक इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करती है, जब वहाँ पे दो टाइप के रिएक्शन हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन मीन्स। और किस टाइप के रिएक्शन के अंदर होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर। तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है, डायनामिक इक्विलिब्रियम, उसको हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं। और ये कब एस्टेब्लिश होती है, जब रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले। इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं। रेट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा तेज़ होता है इनिशियल स्टेज पे। और रिवर्स रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट नेग्लिजिबल रेट, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं, लिहाजा वो इस काबिल होते ही नहीं है कि इतने होते ही नहीं है कि वो आपस में रिएक्ट करें और रिएक्टेंट को बना दें। बट ग्रेजुअली फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो डाउन्स एंड रिवर्स रिएक्शन स्पीड्स अप। आस्ता आस्ता जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, वहाँ से प्रोडक्ट भी दोबारा से डिकम्पोज होकर या आपस में मिल के दोबारा से रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाता है, फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन स्पीड अप होता जाता है। इवेंचुअली बोथ रिएक्शंस अटेन द सेम रेट, इट इज़ द डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। और एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों का रेट एक दूसरे के इक्वल हो जाता है। जितनी स्पीड के साथ फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है उतनी ही स्पीड के साथ रिवर्स रिएक्शन हो रहा होता है। इसको हम नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि क्या वाकई रेट ऑफ रिएक्शन सेम होते हैं।
For example, in the case of reaction between hydrogen and iodine vapors, some of the molecules react with each other to form the hydrogen iodide. At the same time, some of the hydrogen iodide molecules decompose back to hydrogen and iodine. ये देखिए नेक्स्ट पे, फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या हो रहा होता है, कहते हैं हमारे पास जितने हाइड्रोजन और आयोडीन एक टाइम में मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होते हैं, उतने ही हाइड्रोजन आयोडाइड एट द सेम टाइम ब्रेक करते हैं और हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे होते हैं। और एक स्टेज इनिशियल स्टेज पे क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है वो तेज़ होता है क्योंकि रिएक्टेंट ज़्यादा होते हैं, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होते हैं। तो शुरू में जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होता है, और जैसे जैसे रिएक्टेंट बनते जाते हैं, रिएक्टेंट चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट में, अंदर प्रोडक्ट की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो भी रिएक्टेंट में चेंज हो जाते हैं। और एक टाइम आता है कि जब जितने रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देते हैं, और एक स्टेज पे दोनों रेट बराबर हो जाते हैं। Some of the hydrogen iodide molecules decompose back to hydrogen and iodine. In the beginning, the concentration of reactant is higher than the concentration of the product. Start पे जो है concentration reactant की भी ज़्यादा होती है, product की कम होती है। The rate of forward reaction is faster than the reverse reaction. और स्टार्ट के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास आयोडीन और हाइड्रोजन की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज़ होता है। लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन बढ़ता जाता है, नेक्स्ट क्या होता है, as the reaction proceeds the concentration of reactant will gradually decrease while that of the product increase. तो हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसनट्रेशन कम होती जाती है जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है, और किसकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन बढ़ती जाती है, और साथ में रिवर्स रिएक्शन की भी स्पीड तेज होती रहती है। कॉन्स्टिक्वेंटली द रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड द रिवर्स रिएक्शन विल गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड अल्टीमेटली टू रेट्स बिकम इक्वल टू ईच अदर। और एक स्टेज ऐसी आती है कि दोनों के रेट्स बराबर हो जाते हैं और दोनों की कंसंट्रेशन भी बराबर हो जाती है। मीन्स के जितने हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे थे, उतनी ही अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और आयोडीन बना देगा। ये आप ग्राफ देख रहे हैं, ये पहला ग्राफ जो है ये रेट के मुताबिक है कि फॉरवर्ड और रेट रिवर्स रिएक्शन जो है ये किस तरह सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्ट पे देखें, आप स्टार्ट पे ये फॉरवर्ड रिएक्शन, ये देखें फॉर एग्जांपल आप इसको 0 पॉइंट कंसिडर कर लें, इसको आप 10 कंसिडर कर लें, तो ये देखें आप, ये स्टार्ट पे रिवर्स रिएक्शन हुआ 0 पे है। जैसे जैसे रिएक्शन, ये टाइम है, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया इसकी स्पीड बढ़ती गई। और यहाँ पे देखिए रिवर्स रिएक्शन 0 टाइम जब था, 1 जितना भी 0 टाइम था वहाँ पे इसकी स्पीड हाईएस्ट थी, और आस्ता आस्ता जैसे टाइम बढ़ता गया इसकी स्पीड नीचे को आती गई, यानी इसकी स्पीड कम होती गई, और एक पॉइंट पे जाके दोनों रिएक्शंस इक्वल हो गए। तो इस स्टेज को, इस लाइन को जहाँ पे ये दोनों सेम है, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। दूसरी टाइप पे देखें, जब रिएक्टेंट और इनकी अमाउंट के बारे में देखें, तो ये देखें स्टार्ट पे, ये देखें ये टाइम है, इस एक्सिस पे ये टाइम है, और ये क्या है हमारे पास अमाउंट है। तो रिएक्टेंट स्टार्ट पे बहुत ज़्यादा थे, प्रोडक्ट ना होने के बराबर थे, और आहिस्ता आहिस्ता रिएक्टेंट थे वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता शुरू हो गया, उनकी क्वांटिटी कम होती गई, क्लियर, और प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती गई, और एक पॉइंट पे जाके दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई। ये स्ट्रेट लाइन शो कर रही है कि दोनों की कंसंट्रेशन सेम है। अगर 50 रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और 50 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसी टाइम में 50 प्रोडक्ट जो हैं वो भी डिकम्पोज होके टूट के क्या कर देंगे, रिएक्टेंट को बनाएंगे, तो दोनों की क्वांटिटी जो है वो सेम हो जाएगी। नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि भाई डायनामिक इक्विलिब्रियम में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहले है अचीवेबल। हम इसको गेन कब करते हैं भाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। एन इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल इन अ क्लोज्ड सिस्टम इन विच द सब्सटेंसेस कैन नीदर लीव और एंटर। तो कहता है अगर आपने डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करनी है तो जो रिएक्शंस आप करवा रहे हो वो एक क्लोज सिस्टम के होना चाहिए। क्लोज सिस्टम के अंदर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि अगर आपने हाइड्रोजन और आयोडीन वाला जो आपने रिएक्शन पढ़ा था, हमने कहा था इसको आपने क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर करना है। क्लोज्ड फ्लास्क के अंदर क्यों करना है, क्योंकि ना तो कोई चीज़ अगर तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से कोई गैशियस फॉर्म में है तो वो बाहर ना निकल जाए, बाहर निकलेगी तो रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और ना ही कोई बाहर से नई चीज़ अंदर एंटर हो। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं कि फॉरवर्ड और रिएक्शन दोनों का, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों की स्पीड सेम होती है, रेट दोनों का सेम होता है इन अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। उसके बाद अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की बात करें तो हमने ये भी पढ़ा कि वो भी सेम रहती है। जितने रिएक्टेंट
मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, उतने ही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे होते हैं। क्लियर? तो एक दफ़ा स्टेटमेंट को मैं रीड करता हूँ। एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट आर द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, इवन द फिजिकल प्रॉपर्टीज द कलर, डेंसिटी एट्सेट्रा रिमेन सेम। हत्ता कि उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनका कलर, उनकी डेंसिटी, उनका साइज़, उनका वॉल्यूम, ये भी चीज़ें हत्ता कि सेम रहती हैं। ना तो उनकी क्वांटिटी चेंज होती है और ना ही उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। नेक्स्ट है अटेनेबल। भाई हम इसको कैसे अटेन कर सकते हैं, यानी कि रिएक्शन कहाँ से स्टार्ट करें, फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट करें या रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट करें, कब ये अटेन होगा? तो आप दोनों सूरतों में ही इसको अगेन अटेन कर सकते हैं। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट और फ्रॉम प्रोडक्ट। आप प्रोडक्ट से रिएक्शन को स्टार्ट करें या रिएक्टेंट लेके रिएक्शन स्टार्ट करें, आपके पास अगर क्लोज सिस्टम के अंदर वो करेंगे तो आपके पास ये इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगी। खा आप प्रोडक्ट ले लें जो आपको बना हुआ है, उससे रिएक्शन स्टार्ट करवा दें, या रिएक्टेंट को लेके उससे प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दो, तो आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगी। उसके बाद इट कैन बी डिस्टर्ब एंड अचीव्ड। एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अचीव्ड एंड गेन अगेन अचीव्ड, डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड। आप इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हो। अगर आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया तो आप टेम्परेचर या प्रेशर या और कंसनट्रेशन वगैरह, यानी कि कंसनट्रेशन आप और रिएक्टेंट डाल दो और प्रोडक्ट डाल दो उसके अंदर, रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, तो आप इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। और दोबारा से अगर तो आपने कंसनट्रेशन हाई की थी तो आप दोबारा कंसनट्रेशन निकालो, फिर वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। अगर पहले प्रेशर कम था तो इक्विलिब्रियम थी, तो आपने प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गई। आप दोबारा से प्रेशर को कम कर दो, फिर वो इक्विलिब्रियम आ जाएगी। टेम्परेचर को भी आप कम या ज़्यादा करके दोबारा से इसको अचीव कर सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितने भी यहाँ तक टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं, वो मैं नेक्स्ट में आपको एक स्लाइड शेयर कर दूंगा, उसमें आपको वो शॉर्ट क्वेश्चन बता दी जाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।